में मैं अपना पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। पहली मीटिंग में फेडरेशन की परमिशन और फेडरेशन का सहयोग के साथ साथ जब चौधरी साहब को एक्टिव पॉलिटिक्स में उतारने का निर्णय लिया तो उस समय भी हमने पूरा परमिशन, सपोर्ट और सहयोग का आश्वासन दिया था। आज इस शुभ अवसर पर चौधरी साहब को जो जिम्मेदारी दी गई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और उसी परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए फेडरेशन की तरफ से मैं पढ़कर अपनी फेडरेशन की जो भावना है उससे अवगत कराना चाहूँगा। परम आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी, अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय महासंघ देश के सभी सरकारी अधिकारी, सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों का करीब 40 लाख सदस्यता वाला सर्वोच्च संगठन है, जिसकी स्थापना सन 1997 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी आरक्षण विरोधी आदेशों को वापस करने के उद्देश्य से की गई थी। इस संगठन में गठन के समय श्री केपी चौधरी जी को राष्ट्रीय प्रधान महासचिव की जिम्मेदारी दी गई थी तथा आज भी वे इस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। श्री केपी चौधरी जी के नेतृत्व में दिल्ली के रामलीला मैदान, संसद मार्ग तथा देश के कोने कोने में अनेकों रैलियां एवं आंदोलन आयोजित किए गए। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में अनेकों बार अंतर्राष्ट्रीय दलित सम्मेलनों का आयोजन किया गया। महासंघ के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव की हैसियत से श्री केपी चौधरी जी ने 2 बार संयुक्त राष्ट्र संघ, न्यूयॉर्क, अमेरिका, एक बार ब्रिटिश पार्लियामेंट तथा एक बार कनाडा की पार्लियामेंट में जाकर हमारे समाज की आवाज़ को उठाने का सफलतम प्रयास किया। श्री केपी चौधरी जी के अथक प्रयासों से भारत सरकार ने संविधान में 3 संशोधन 81वां, 82वां एवं 85वां किए तथा इस प्रकार हमारा महासंघ अनुसूचित जाति जनजाति समाज के आरक्षण को बचाने में सफल हो सका। पूरे देश एवं विश्व में अनुसूचित जाति जनजाति समाज का प्रतीक बन गए श्री केपी चौधरी जी को आपने अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल में राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी से नवाजा है। इसके लिए हम देश के करोड़ों करोड़ अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों की तरफ से आपका आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करते हैं। हमें आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में आपके नेतृत्व में भारत के सबसे बड़े प्रांत उत्तर प्रदेश में गठबंधन की सरकार बनेगी तथा हमारे समाज के हितों को साधने का काम करेगी। हम अपने अनुसूचित जाति जनजाति समाज के सभी भाइयों बहनों की तरफ से आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारे समाज का भरपूर समर्थन एवं सहयोग आपके साथ है। एक बार पुनः हमारी समाज की शान, जान एवं आवाज़ के प्रतीक बने श्री केपी चौधरी जी को आपने अपनी पार्टी में राष्ट्रीय सचिव के रूप में जिम्मेदारी देकर जो हमारे समाज का सम्मान बढ़ाया है, उसके लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। केपी चौधरी के लोगों का स्वागत करते हैं। केपी चौधरी जी के संगठनात्मक क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्रीय लोकदल ने उनको विशेष जिम्मेदारी दी है और सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर इनसे उम्मीद की जाएगी कि ये हमारे संगठन को चुस्त दुरुस्त करेंगे। ऐसे वक्त पर जब एक देश ने व्यापक किसान आंदोलन देखा, जिसके साथ मजदूर वर्ग भी कंधे से कंधा लगाकर लगातार उस संगठन को, उस आंदोलन को कायम रखने में जिसने बड़ा योगदान दिया, आज ये हमारी जीत देश के आगे दर्ज हुई और हमारा मनोबल और भी ऊंचा हुआ है। और इसी तरीके से हमें संगठित होकर, एकता बनाकर नागरिक के अधिकार के लिए लड़ना होगा, संवैधानिक मूल्यों को सुरक्षित रखने के लिए लड़ना होगा। जिस संविधान ने हमारे देश की सामाजिक व्यवस्था के कारण चल रही सदियों से शोषणकारी रीतियों से आम जन को बचाने के लिए, ताकि एक एससी वर्ग में गरीब परिवार में पल रहा व्यक्ति, उसे भी सामान्य अधिकार, नागरिक की हर वो आज़ादी मिल पाए, उस संविधान को बचाए रखने के लिए खास तौर से आवश्यकता है कि एससी वर्ग को संगठित किया जाए और इसलिए इनको राष्ट्रीय पदाधिकारी बनाया गया है, राष्ट्रीय सचिव। मुझे उम्मीद है कि ये बहुत ज़्यादा काम करेंगे, जितना उम्मीद और विश्वास राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता इनसे करेंगे।
देखिए, उसी को कंट्रोल करने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे जीवन में 2-3 बार ऐसे मौके मिले। पहले मुझको जो हमारे सीताराम केसरी स्वर्गीय पार्टी के अध्यक्ष थे, उन्होंने मुझे कहा कि मैं आप कांग्रेस ज्वाइन कर लीजिएगा, हम आपको राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी दे देते हैं। मैंने विनम्रता से उनको कहा कि नहीं, मैं अपने सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के बीच में सामाजिक कार्य कर रहा हूँ, मैं उससे खुश हूँ। उसके बाद में फिर जब सूरज भान साहब हमारे गवर्नर थे उत्तर प्रदेश के, तो उन्होंने भी मुझे कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब के पास मुलाकात कराने ले गए। उन्होंने कहा कि आप ज्वाइन करिए। मैंने कहा नहीं, मेरी विचारधारा नहीं मिलती है और मैं आपका आभार धन्यवाद करता हूँ। मैंने चौधरी जैन सिंह जी का जो व्यक्तित्व देखा है, जितना मतलब बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति, मान्यवर काशीराम मिशन के प्रति, और सबसे बड़ी बात यह है जो मेरा समाज जिससे मैं आता हूँ, उस समाज के प्रति चौधरी जैन सिंह जी का जो अपनी सोच है, उस सोच से प्रभावित होकर के मैंने तय किया कि मुझे सरकार की नौकरी अब छोड़ देनी चाहिए। और मैंने 14 अक्टूबर 2021 को, जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, 14 अक्टूबर 1956 को, मैंने उसी दिन सरकार की नौकरी से इस्तीफा दिया। और 20 अक्टूबर 2021 को संत महर्षि वाल्मीकि के जन्मदिन के शुभ अवसर पर मैंने राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण की। और 27 तारीख को मेरा पहला संबोधन राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता के रूप में आगरा की पवित्र धरती, जहां बाबा साहब अम्बेडकर की कार्यस्थली रही है, वहां पर हुआ। उसके बाद में मुझे पिछले 4 दिन पहले मुझको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी दी है। और मेरी यह कोशिश होगी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जैन सिंह जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, हमारे धार्मिक जो हमारे राजनीतिक गुरु हैं चौधरी मोहम्मद इस्लाम साहब, जिनका बहुत बड़ा योगदान मुझे इस पार्टी को ज्वाइन कराने में रहा है, उनका बहुत बड़ी भूमिका रही है। उनका, क्योंकि राजनीति में उससे बहुत सीनियर हैं, उनका बड़ा अनुभव है। वो बहुजन समाज पार्टी में और राष्ट्रीय लोकदल में काफ़ी लंबे समय से, यानी 25 साल से 30 साल से ज़्यादा का उनका अनुभव है। और हमारे साथी कनौजिया जी जो हमारे SC प्रकोष्ठ के हमारे प्रभारी बनाए गए हैं, और हमारे जो राष्ट्रीय पदाधिकारी या प्रांतीय पदाधिकारी पूरे प्रदेश में या पूरे देश में काम कर रहे हैं, सबको साथ लेकर हमारी फिलहाल कोशिश ये होगी कि 2022 का जो मार्च का हमारा ये नतीजा आएगा उत्तर प्रदेश की विधानसभा का, उसमें गठबंधन की सरकार बने और हम सब लोगों को सम्मान से, स्वाभिमान से जीने का उत्तर प्रदेश में अवसर प्राप्त हो। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव होने के नाते मैं सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं। और आज इस प्रकार आप सब लोगों ने इकट्ठे होकर अभी राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जैन सिंह जी के निवास पर पहुंचकर जो आज प्रेस वार्ता की और उससे जो मैसेज आप लोगों ने कवर किया, मुझे विश्वास है कि उसको आप भारत के जन जन तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी अब तक निभाते रहे हैं, उसे आगे भी बहुत मजबूती के साथ में निभाएंगे। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में जो भी घटनाएं घटी, अगर उनको सिलसिलेवार हम डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। लेकिन मोटे तौर पर यह देखा गया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अनुसूचित जाति समाज का व्यक्ति, जनजाति समाज का व्यक्ति, माइनॉरिटी समाज का व्यक्ति, OBC समाज का आदमी अपने आप को आज बहुत ही उपेक्षित महसूस कर रहा है। अगर हम हाथरस की बात करते हैं तो हमारे दलित समाज की बेटी के साथ जो हुआ, इलाहाबाद में अभी पिछले दिनों हमारे दलित समाज के बच्चे के साथ जो हुआ, गोरखपुर के अंदर जो एक व्यापारी के साथ हुआ, लखीमपुर खीरी में जिस तरह किसानों के साथ हुआ, और 11-12 महीने इस आंदोलन को, किसान आंदोलन को जिस तरीके से लंबा खींचा गया, दिल्ली की सड़कों पर कील लगा दी गई, जिस तरीके का व्यवहार हुआ, वो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो शासक वर्ग है उसकी जो सोच है उसमें भारत के आम नागरिक का हित जो है वो सुरक्षित करने का भाव नहीं है। क्योंकि सामने उत्तर प्रदेश का चुनाव है, विधानसभा चुनाव 2022 मार्च में कंप्लीट होना है, नई सरकार आनी है। आपने देखा कि राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से नए नए गठबंधन कर रही हैं। हमारी पार्टी, जिसका मैं राष्ट्रीय महासचिव हूं, उन्होंने भी अभी पिछले दिनों एक गठबंधन किया है जिसमें बहुत सारे दलों का समावेश है। समाजवादी पार्टी उसमें प्रमुख घटक के रूप में है, और एक चर्चा है और हवा है पूरे देश में। जो दो व्यक्ति खड़े होते हैं, चाय की दुकान पर बैठे, चाहे कहीं है उत्तर प्रदेश में, वो काफी, लेकिन साथ साथ बेसिक सवाल ये है
कि हमारा जो अनुसूचित जाति समाज, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। कि आप सब लोग मुझे आज से नहीं बड़े लंबे समय से खबर कर रहे हैं, सरकार की नीतियों का विरोध किया, सरकार की नीतियों को लेकर के जो प्रदर्शन हुए, सरकार को आरक्षण विरोधी आदेशों को वापस करने के लिए झुकाया, 3 संविधान में संशोधन 81, 82 और 85 में करवा करके बाबा साहब अम्बेडकर के दिए आरक्षण को हमने बचाने का काम किया। जेल हम गए, सस्पेंड हम हुए, मुकदमे हमारे खिलाफ 12-12 साल दिल्ली की अदालतों में चले, लेकिन समाज के हितों के साथ हमने सरकार की नौकरी में रहते हुए भी कभी भी कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, जिसका साक्षी पूरा देश था। पूरा देश में जो हमारा समाज है या पूरी दुनिया में जो हमारा समाज हमारे साथ जुड़ा हुआ है, वो सब इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं। अब एक सरकार की नौकरी छोड़ने का फैसला हुआ। सरकार की नौकरी को भी छोड़ते समय इस बात का ध्यान रखा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस दिन बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, तो 14 अक्टूबर 1956 का वो दिन था। तो हमने 14 अक्टूबर 2021 को सरकार की नौकरी से हमारा इस्तीफा स्वीकार हुआ। और जब हमने एक राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण की, उस दिन भी एक ऐतिहासिक दिन था, जो कि महर्षि वाल्मीकि का जन्मदिन उस दिन था, 20 अक्टूबर 2021 को। और 27 तारीख को जो हमारा राजनीतिक संबोधन आगरा से हुआ। कुछ बातें ऐसी हैं कि जो कहीं ना कहीं इतिहास के साथ में जुड़ी हुई हैं। मैं आप सब लोगों को यही आह्वान करूंगा कि हमारा जो समाज है वो पिछले दिनों में काफ़ी भटका रहा है। कुछ सवाल समय समय पर पैदा होते रहे। मैं चाहता हूं कि आज मेरा जो सामाजिक सोशल मीडिया उसके सामने मैं क्लियर करूं, क्योंकि सवाल मुझसे आने वाले समय में राष्ट्रीय सचिव होने के नाते समय समय पर पूछे जाएंगे, तो मैं उन सवालों का जवाब अभी राष्ट्रीय लोकदल का समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ, उसका आधार क्या है, ऐसे सवाल भी कई जगह आते रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार ने अपने कार्यकाल में SC/ST समाज के अधिकारियों का डिमोशन किया, ये भी सवाल समय समय पर कई जगह पूछा जाता रहा है। मैं इस संबंध में ये कहना चाहूँगा कि हमारी समाज की जो एक सर्वमान्य नेता बहन मायावती जी, जो मान्यवर काशीराम जी, जो हमारे आदर्श हैं, उनके बाद में वो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बनी हैं और काफ़ी लंबे समय से वो समाज के हितों को साधने का काम कर रही हैं। समाज का उन पर पूरा विश्वास और भरोसा रहा है। लेकिन उन्होंने भी 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ विधिवत रूप से गठबंधन किया। इसका मतलब उन्होंने भी समाजवादी पार्टी को स्वीकार किया। तो जब हमारी बहन जी ने भी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया और उसके सहयोग से हमारी नेता 10 MP बनाने में भी कामयाब रही, आज स्थिति ये है कि हमने हमारी पार्टी जो राष्ट्रीय लोकदल है उसने भी आज समाजवादी पार्टी के साथ, राजभर की पार्टी के साथ, अन्य पार्टियों के साथ जो गठबंधन किए हैं, उनका उद्देश्य ये है कि समान विचारधारा के लोग, बहुजन विचारधारा के लोग सब इकट्ठे हों, एकजुट हों। और उत्तर प्रदेश में एटलीस्ट ये है कि जो बीजेपी की सरकार पिछले 5 साल से दमन का कार्य कर रही है, जिसमें हमारा एक एक भाई, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, माइनॉरिटी हो, इवन मैं कहूँगा सामान्य जाति का गरीब समाज का आदमी भी बहुत परेशान है। कैसे परेशान है? 200 रुपया तेल कैसे खरीदा जाए, 100 रुपये का पेट्रोल कैसे खरीदा जाए, ये बेसिक मुद्दे हैं जिनको राजनीतिक पार्टियों को उठाना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं सरकारी अधिकारी कर्मचारी का मेरा बड़ा लंबा, क्योंकि टेन्योर 37 साल का सरकार की नौकरी पर रहने का बड़ा लंबा टेन्योर मेरा रहा है। मैं राजनीति में जरूर आ गया हूँ, राजनेता बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा ये तो समय ही तय करेगा, लेकिन समाज के साथ में जो मेरा जुड़ाव है और समाज के प्रति जो मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसको राजनीति में आने के बाद भी मेरी पहली प्राथमिकता मेरा समाज ही रहेगा। मैंने आज सुबह के संबोधन में भी कहा कि हम चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में बहुजनों की सरकार बने, परिवर्तन हो, बीजेपी की सरकार वहाँ से विदा हो और हमारे समाज के अंतिम व्यक्ति के हित सधें, उसके साथ कोई अन्याय ना हो, अत्याचार ना हो, हाथरस का रिपीटिशन ना हो। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने घोषणा पत्र में 1 करोड़ रोजगार 5 साल के अंदर देने की बात कही है। मान्यवर काशीराम जी के नाम पर बहुत सारी योजनाओं का जो चुनावी घोषणा पत्र है उसमें हमने समावेश किया है। उसमें हमारी राय भी मानी गई है कि कैसे उसमें हमारे समाज के लोग आ गए हैं। अगर 1 करोड़ रोजगार 5 साल में हमारी सरकार देने में कामयाब होती है तो 1 करोड़ में 22.5 लाख जो गरीब हमारे बच्चे हैं समाज के, वो सरकार की नौकरी में आने में अगर कामयाब होते हैं तो निश्चित रूप से हमारे समाज की एक बहुत बड़ी राहत होगी। साथ साथ हम अपने मांग पत्र में यह भी चीज़ ऐड करने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे अपने गठबंधन जो पार्टियां उनके साथ भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के साथ भी,
कि अगर निजी क्षेत्र करना सरकार की मजबूरी ही है, आने वाले समय में निजी क्षेत्र अगर आवश्यकता ही बन गई है, तो सरकारी सस्ती जमीन अगर उद्योगपति ले रहे हैं सरकार के, अगर बैंकों के पैसे का वो प्रयोग कर रहे हैं, तो सारा पैसा सरकारी हो गया। सरकारी जमीन तो सरकारी है ही, जो पैसे से खरीदी जा रही है, और बैंक का पैसा भी सरकारी है। अगर सब साधन सरकार के हैं तो उनमें आरक्षण क्यों नहीं जी? तो हमारा ये भी कहना होगा कि आने वाले दिनों में अगर सरकार बनती है तो हम सरकार के घटक सभी से बात करके कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट उत्तर प्रदेश में तो एक पहल करें कि निज क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था करके जो संवैधानिक प्रावधान हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाए, 22.5% का शुल्क है इसका रिजर्वेशन,